नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जंग अब बेहद दिलचस्प, त्रिकोणीय और हाई प्रोफाइल हो चुकी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के दो मजबूत रणनीतिकारों, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उतारकर कार्यकर्ताओं को इनाम दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर मीनाक्षी नटराजन का नाम आगे कर सबको चौंका दिया है। पहली नज़र में सिर्फ 3 अलग अलग दलों के नेताओं का चयन लग रह सकता है, लेकिन अगर आप इसके राजनीतिक, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि 2026 के इस राज्यसभा चुनाव के मायने कितने गहरे हैं। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के जरिए बीजेपी ने मंत्रियों की जगह संगठन को तरजीह दी है, तो बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जमीनी मैनेजमेंट को मजबूत करने का यह पार्टी का बड़ा दाव है। इधर मंदसौर की पूर्व सांसद और वर्तमान में तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को उतारकर कांग्रेस ने महिला वोट बैंक साधने की कोशिश की। साथ ही आलाकमान ने साफ संदेश दिया है कि 10 जनपद के वफादारों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सवाल यह भी है कि दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर स्थानीय दावेदारों को दरकिनार कर मीनाक्षी नटराजन को लाने से क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ेगा और क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है? तो आज अटेंशन में सवाल सीधा है कि क्या बीजेपी का संगठनात्मक दाव कांग्रेस के इस हाई प्रोफाइल महिला कार्ड पर भारी पड़ेगा, और क्या स्थानीय स्तर पर नाराज कांग्रेस नेताओं को आलाकमान मना पाएगा, या फिर से राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत में कोई नया भूचाल लाने वाला है? इसी पर करेंगे बात, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, प्रत्याशी चयन के पीछे क्या प्लान? राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब चर्चा सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि उन राजनीतिक संदेशों की है जो बीजेपी और कांग्रेस अपने चयन के जरिए देना चाहते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और संगठन के मजबूत रणनीतिकार रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया। रजनीश अग्रवाल बीते कई साल से मध्य प्रदेश में बूथ मैनेजमेंट की रीढ़ माने जाते हैं। प्रदेश के 65,000 से ज्यादा बूथों का डिजिटाइजेशन, बूथों की एबीसीडी कैटेगरी में मैपिंग, अर्धपन्ना प्रभारी की व्यवस्था और चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट जैसे कई प्रयोग उनके नेतृत्व में हुए। वही तरुण चुग के चयन को अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल चुग सिर्फ पंजाब का चेहरा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और लेह लद्दाख जैसे राज्यों में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यानी बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी में संगठन के लिए काम करने वालों को शीर्ष स्तर पर सम्मान मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, जो एक विचारधारा के लिए काम करती है। आज हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया है, निश्चित तौर पर ये एक हर कार्यकर्ता का सम्मान है, उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान है। यहाँ परिवार नहीं, परिश्रम और पार्टी के प्रति समर्पण के साथ निष्ठा से जो काम करते हैं, निश्चित तौर पर उनको आगे दायित्व दिए जाते हैं, जिम्मेदारियां मिलती हैं। उधर कांग्रेस ने कई दिग्गज दावेदारों को पीछे छोड़कर मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया है। मीनाक्षी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वे एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, युवा कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संगठनात्मक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती रही। खास बात यह है कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में गुटबाजी, नेतृत्व विवाद और खेमेबाजी के आरोपों से जूझ रही है, तब पार्टी ने उन्हें चुना। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये फैसला राहुल गांधी की इस सोच को दर्शाता है, जिसमें जमीनी और वैचारिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही जाती रही है।
पूरी पार्टी में बहुत खुशी है कि एक कार्यकर्ता को जिन्होंने अपनी योग्यता, अपनी मेहनत और अपने साफ सुथरे चरित्र के बल पर जिन्होंने अर्जित किया है, उनको राज्यसभा में प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने भेजा है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन दोनों दलों के भविष्य की राजनीति की झलक भी दिखाता है। बीजेपी ने संगठन, बूथ प्रबंधन और सामाजिक संतुलन पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने अनुभव और दिग्गजों की दावेदारी के बीच संगठन निष्ठ और राहुल गांधी के पसंद वाले चेहरे को आगे बढ़ाया है। यानी ये चुनाव भले ही संख्या बल के लिहाज से लगभग तय माना जा रहा हो, लेकिन उम्मीदवारों के चयन ने साफ कर दिया है कि दोनों दल 2028 के विधानसभा चुनाव और इससे आगे की राजनीतिक बिसात को ध्यान में रखकर अपने अपने संदेश देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी ने प्रत्याशी चयन में संगठन को तरजीह दी है कि तरुण चुग हो, रजनीश अग्रवाल, और कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन, यानी कि 10 जनपद की जो पसंद है या राहुल गांधी की पसंद है। अब 2028 के हिसाब से हम देखें तो किसका पलड़ा आपको भारी है? कौन इसको रणनीति में आपको अच्छा लग रहा है कि किसने समझदारी का परिचय दिया है? देखिए, दोनों की अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और भाजपा की दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग अलग है और दोनों की प्रार्थनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों का संदेश भी अलग अलग है। अगर आप भाजपा की दृष्टि से दोनों उम्मीदवार उन्होंने जो चुने हैं वो मैं समझता हूँ सामान्य वर्ग से चुने हैं जी। पिछले कुछ तो यूजीसी से बहस जो चल रही थी उसको करके कहीं ना कहीं एक सामान्य वर्ग में विशेष प्रकार असंतोष, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने सामान्य वर्ग को एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। एक दूसरी बात, अगर आप देखेंगे रजनीश अग्रवाल को, जिन दिनों दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भाजपा ने एक बड़ा मोर्चा बनाया था और उन्होंने जावली कार्य बनाया था जिसके प्रभारी हुआ करते। जावली वो स्थान है जहां शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया था बगनखों से, तो जावली उन्होंने कार्यालय का नाम दिया था। उस कार्यालय के प्रमुख अनिल माधव दबे थे जो अब संसार में नहीं है बिल्कुल। और उस टीम में जो लोग रहे उसमें मोहन यादव भी थे, रजनीश अग्रवाल भी उस टीम में शामिल थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो जावली वाली टीम है जिन्होंने विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में पार्टी की जड़ें सींची, रजनीश अग्रवाल का चयन है। दूसरा, अगर आप देखेंगे रजनीश अग्रवाल लो प्रोफाइल काम करने वाले लोग हैं और जिन दिनों वो जावली ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का विस्तार टेक्नोलॉजी से कंट किया था रजनीश अग्रवाल ने, वो बहुत अद्भुत था, बहुत अलग तरीके का। तो मैं समझता हूँ रजनीश अग्रवाल के जो मेहनत है, जमीनी कार्यकर्ता, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं और उस आधार पर रजनीश का, तो कुल मिला के दूसरा मैसेज पार्टी ने दिया वो ये दिया कि कहीं ना कहीं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, अब बाहर से कोई बड़ा नेता आ गया है और उसको कोई प्रमुख पद मिल गया है, उससे जो कार्यकर्ता निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता करती है, एक ये मैसेज दिया है। और चूंकि ये बात लगभग पहले से तय थी कि एक सीट जो केंद्र को जाएगी और इसे केंद्र का। अब दूसरा, अगर हम देखें कांग्रेस का चयन है, ये दो प्रकार संदेश है। ये ठीक है, कहने के लिए हम बात कह सकते हैं कि साहब वो राहुल गांधी जी की कोर टीम है, लेकिन अगर मीनाक्षी नटराजन की राजनीति, छात्र राजनीति से लेकर उनका लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और उसके बाद वो दिग्विजय सिंह जी के आसपास रहा है, वो दिग्विजय सिंह जी की स्वस्थ मानी जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सीट क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ली हुई। एक बार अगर आपको ध्यान हो, मैंने चैनल पर कहा था कि इसमें दिग्विजय जी की राय महत्वपूर्ण रहेगी, तो स्वाभाविक रूप मीनाक्षी नटराजन का नाम जो है, राहुल गांधी जी की तो सहमति है ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की रिकमेंडेशन, राहुल मीना भी एक जमीनी कार्यकर्ता रहे, छात्र भी तो एक जमीनी कार्यकर्ता रही। तो मैं समझता हूँ इस बार दोनों पार्टी जो उम्मीदवार हैं वो किसी की पसंद हो सकते हैं, कोई किसी की, लेकिन वो जमीन कार्यकर्ता हैं। एक दूसरे एक बार तक देखेंगे मीनाक्षी नटराजन के साथ जी
पिछले दो चुनाव में अगर आप देखेंगे तो भाजपा को महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस महिला प्रत्याशी का चयन करके महिला का साथ करके महिला के भीतर अपना स्थान आने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और बात कहकर बात को दूंगा, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ है। ये पर्दे के पीछे की बात है कि उनकी रिकमेंडेशन दिग्विजय जी की होगी, लेकिन शर्मा जी एक चीज देख रहे हैं ना हम कि एक सेकंड जी, मनोज जी, एक सेकंड बात जी, खत्म बोलिए, कर रहा हूं, बोलिए। बस एक से बात खत्म कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के पिछले अगर देखेंगे 8 वोट लेकर कोई अगर विद्रोही खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये खतरे में 8 वोट जो दो के अगर माप दिन 48 वोट भाजपा के पास 58 जनरल, तो ऐसी स्थिति में स्ट्राजन के नाम आपकी को आवाज लेकर ठीक से जो नहीं आ रही विद्रोही- शर्मा जी, कुछ लगता है तकनीक दिक्कत में बोलता हूँ। लेकिन ब्रजेश जी बात वही है ना कि प्रत्याशी चयन में फिर योग्यता क्या है, क्या देखा गया है कि अगर बात कर रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन जी का शर्मा जी ने जो जिक्र किया, लेकिन सवाल ये भी है ना कि लोकसभा में कांग्रेस ने कितने उम्मीदवार उतारे इसी मध्य प्रदेश में, विधानसभा में कितने महिला उम्मीदवार उतारे हैं, और एक मीनाक्षी नटराजन क्या एक पूरे वोट बैंक के समूह को प्रभावित कर सकती है। दूसरा वो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे तमिलनाडु के मान लीजिए एल मुरुगन है, वो दलित थे, तो क्या मध्य प्रदेश के दलितों को वो साध सकते हैं क्या? या जो कुरियन साहब को भेजा गया था ईसाई, क्या मध्य प्रदेश के ईसाई वोट वो बीजेपी को दिला सकते थे क्या? तो ऐसे ही है कि ब्राह्मणों, मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों के वोट क्या दिला सकती हैं? देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जो चयन होता है वो कुछ ना कुछ राजनीतिक संदेश देता है। बीजेपी का जो चयन हुआ है वो भी एक राजनीतिक संदेश दे रहा है, कांग्रेस ने जो चयन किया वो भी एक राजनीतिक संदेश दे रहा है। रही बात कि वो संदेश क्या है, क्या सिर्फ महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए, तो हम पीछे चले जाइए, क्या कविता पाटीदार, माया नरोलिया से पूरी महिलाओं के वोट बीजेपी को मिल जाएंगे? बिल्कुल, सुमित्रा वाल्मीकि, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। लेकिन एक चयन होता है कि यदि आप 2 भेज रहे हैं तो आप पर कोई ये आरोप ना लगाए कि महिलाओं को आपने प्राथमिकता नहीं दी, क्या इस आधार पर भेजा? निश्चित तौर पर वो नहीं। कांग्रेस एक नई पीढ़ी को आगे ला रही, युवा पीढ़ी को आगे ला रही है, वो उसका संदेश साफ है कि अब जो निष्ठावान होंगे कांग्रेस के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, उनको तरजीह दी जाएगी। जो मूल कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस के प्रति, संगठन के प्रति जिनकी निष्ठा होगी। अब दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेताओं को क्यों नहीं भेजा गया? तो एक संदेश साफ साफ छिपा हुआ है कि अब नई पीढ़ी को मौका दिया जाएगा और आप लोग साइड में रहेंगे। जी देखो, आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आप देखिए आप जीतू पटवारी के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, अब जो नई एक टीम बनाई जा रही है जो राहुल गांधी के करीबी लोगों की टीम होगी मनोज जी। पहले क्या होता था मध्य प्रदेश में? दिग्विजय सिंह की टीम है, कमलनाथ की टीम है, अरुण यादव की टीम है, और जो चले गए उनकी टीम है। नाम भी लूं तो यदि सुरेश पचौरी की है, मान लीजिए लंबी फहरिस्त है, अरुण यादव लंबी फहरिस्त है, तो अब उन लोगों की टीम रहती थी। लेकिन एक संदेश साफ नहीं दिखता इससे कि राहुल गांधी की टीम होगी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब एक नई टीम बन रही है, एक नया नेतृत्व आ रहा है। 2028 में कौन किसकी चलेगी? आप देखिए, कमलनाथ जी के भी ये संकेत आ रहे थे, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे, उनके समर्थक कह रहे थे कमलनाथ जी को भेज देना चाहिए, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, डर दिखाया जा रहा था। सुना, दिल्ली आलाकमान के कान पर जू नहीं रहेगी कि क्रॉस वोटिंग के डर के मामले में कि वो किसी वरिष्ठ नेता को भेज दे। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि आप वही रहेंगे जो वो चयन करेंगे। तो उनकी निश्चित तौर पर एक तो महिला होने के नाते वो संकेत देना चाहते थे। और शर्मा जी कह रहे हैं कि इसमें दिग्विजय सिंह की राय रही होगी। मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में, हो सकता है कि उनका अनुभव मेरे से ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में दिग्विजय सिंह की राय नहीं है मीनाक्षी नटराजन। मीनाक्षी नटराजन का नाम भी चल रहा था, शोभा ओझा का नाम भी चल रहा था, कमलनाथ जी का भी चल रहा था, दिग्विजय सिंह का भी चल रहा था। यदि दिग्विजय सिंह की सहमति होती मनोज जी, तो सबसे पहले विरोध के सुर कहां से सुनाई दिए? दिग्विजय सिंह खेमे से ही आए, बिल्कुल। और उन्हीं ने जिनको 2-2 बार टिकट दिलाया है, नरेश ज्ञानचंदानी, वो कह रहे हैं नहीं साहब, दिग्विजय सिंह को भेज जाना चाहिए था, मीनाक्षी को नहीं भेजा जाना चाहिए था। तो विरोध के सुर कहां से सुनाए? तो क्या दिग्विजय सिंह कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना साधते हैं? वो निश्चित तौर पर, या उन्होंने जो कहा भले ही हो कि किसको भेजा जाना चाहिए किसको नहीं, तो लेकिन ये वो खुद नहीं जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या एक पैरवी की थी कि किस वर्ग से भेजा जाना चाहिए। लेकिन ये जो रजनीश अग्रवाल की बात कर रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या सोच लगती है? जी दोहराइए मनोज जी, क्या बोल रहे थे? मैंने कहा रजनीश अग्रवाल, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कई सारे दिग्गज लगे थे, बीजेपी से नाम थे, और एक आदमी एकदम से रेस में से सबसे पीछे आता है, शांत, जो पर्दे के पीछे तब भी था, पर्दे के पीछे कल तक भी था, कल शाम तक। तो बीजेपी ने अपना संदेश साफ दे दिया ना कि रजनीश अग्रवाल का और चुग साहब का जो निर्णय हुआ है, दोनों ही मामले में देखिए आप, उन्होंने कहा संगठन को तरजीह दी,
दोनों व्यक्ति किस फील्ड पर से आए हैं, दोनों संगठन से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद से आए, आरएसएस से होते हुए वो बीजेपी में काम कर रहे हैं। तरुण चुग ने क्या काम किया आप देखिए, कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर संगठन को मजबूत किया महामंत्री के नाते। रजनीश अग्रवाल क्या काम कर रहे थे, रजनीश अग्रवाल भी संगठन के काम कर रहे थे पर्दे के पीछे। तो उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया बीजेपी ने कि भाई संगठन में जो काम कर रहा है तो हम संगठन को तरजीह कैसे देते हैं, और संगठन में काम कर रहा है कोई, वो मास लीडर नहीं है, वो भीड़ जुटाने वाला नेता नहीं है, तो हमने उसका चयन नहीं किया कि देखिए दोनों चीजों को उन्हें संतुलन साध लेकिन वो भीड़ को वोट में बदलने वाला नेता है ना। हमने एक मैनेजमेंट वाले को चुना है कि जो जिता सकता है किसी व्यक्ति को। तो देखो उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि हम संगठन के व्यक्ति को भी तरजीह देते हैं, भले ही वो पर्दे के पीछे बैठा हो, हम सबको देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संगठन में संकेत दे दिए, संदेश दे दिया एक तरह से कि देखिए आप काम करते रहिए पार्टी के लिए, आपकी काम की वैल्यू भी हो रही है, आपके काम को देखा भी जा रहा है और आपका चयन भी होगा, जब समय आएगा तो आपको उसका पुरस्कार भी मिलेगा। तो दोनों ही दलों ने अपने अपने हिसाब से संदेश देने की कोशिश की है। यहां पे बीजेपी ने एक साफ संदेश दे दिया कि संगठन में आप काम करते हैं, संगठन में मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हैं, तो आपको पुरस्कार मिलेगा। तो दोनों के संदेश साफ है। एक ने संगठन को तरजीह दी जो पहले से मजबूत है और मजबूत करने की दिशा में काम किया है, दूसरे ने अपना संगठन के भैया कांग्रेस का जो निष्ठावान होगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन शर्मा जी एक संदेश ये भी है ना कि अब दिग्विजय सिंह कमलनाथ की पारी खत्म मान ली जाए मध्य प्रदेश की राजनीतियों की, जब तक चल रहा है, इसके बाद अब कोई चुनावी भविष्य नहीं उनका। देखिए स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस जो है नए लीडरशिप को तलाश रही है। ये हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी देखा है, और मीनाक्षी नटराजन जी के नाम में हम ये बात मान भी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की कार्यशैली है उससे मुझे अभी तुरंत में ये संभावना नहीं दिखती कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों पर्दे के पीछे चले जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी राय महत्वपूर्ण रहेगी और बहुत संभव है ये दोनों नेता कांग्रेस हाई कमान के भीतर राष्ट्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, भले चाहे वो सलाह के रूप में भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वहां निभाएंगे। अभी ये दोनों लोग ठीक उसी प्रकार पर्दे के पीछे नहीं जाएंगे जैसे कई वक्त वरिष्ठ नेता भाजपा में चले जाते हैं, वैसा इन दोनों के मामले में मुझे नहीं लगता है जी। लेकिन आपको लग रहा है कि इन दोनों की राय अब आने वाले जो 28 या 29 के चुनाव है विधानसभा लोकसभा के इतनी महत्वपूर्ण रहेगी? क्योंकि हमने देखा केसी वेणुगोपाल सबसे खास आदमी राहुल गांधी के, गांधी परिवार के, पूरा संगठन देख रहे हैं, लेकिन जब केरलम का मामला आता है तो फिर उनको फिर पब्लिक की सुनना पड़ती है, संगठन की नीचे की आवाज़ सुनना पड़ती है और उनको फिर दिल्ली में रोक लिया जाता है। ऐसे ही डीके शिव कुमार के मामले में हमने देखा, जब सिद्धारमैया से तो ज़्यादा ही उम्र के हैं दिग्विजय सिंह भी और कमलनाथ भी। देखिए मोटे तौर पर ये लोग जैसा कि मैंने कहा एकदम पर्दे के पीछे नहीं जाएंगे। 2028 में मानकर के चलिए कि 2-4-8 इनके समर्थकों को विधानसभा टिकट जरूर मिलेंगे, कमलनाथ को भी और दिग्विजय सिंह जी को भी, और खुद इसलिए भी पीछे रह सकते हैं क्योंकि दोनों नेता अपने अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने के अभियान में हैं। तो अपने पुत्रों के बढ़ाने के साथ उनके पुत्रों का समर्थन हो सके, उनकी टीम और टोली बन सके, तो इसलिए दोनों नेता 2-2, 4-4 टिकट तो अवश्य दिला लेंगे। इतने तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर 230 की विधानसभा में अगर दो नेता मिलकर 1 दर्जन टिकट भी ले लेते हैं तो क्या कर पाएंगे? देखिए कुल मिलाकर के अब क्या कर पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उनकी रणनीति इस लाइन की मुझे लगती है जी। लेकिन राजनीति में तो हम भी आप भी जानते हैं ना बेहतर कि कोई छोड़ना तो चाहता नहीं है, और जो घर बैठ चुका होता है वेंटिलेटर पे होता है उससे भी एक बार झिझोड़ के डॉक्टर पूछा आखिरी इच्छा क्या है तो हो सकता है वो यही कहे कि चुनाव लड़ना है। जैसे ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जहां कई बार जब पुत्र का मामला आता है तो कई बार सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक कदम पीछे हटाए हैं जब भी पुत्र का मामला आता है। कुछ नेता ऐसे रहे हैं कि उन्होंने पुत्रों को थोड़ा सा पीछे करके खुद आगे रहे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, पुत्र के मामले में हर वरिष्ठ नेता ने पीछे अपने कदम किए ही हैं जी। तो ब्रजेश जी केवल पुत्रों के कारण ही हो सकता है या एक मैसेज उनको बीजेपी से भी सीख लेना चाहिए? हालांकि ऐसा कई बार बात होती है कि सीखना चाहिए, और ये बीजेपी के जो बड़े मठाधीश नेता है उनके लिए भी एक संदेश है कि भैया संगठन के हिसाब से काम करोगे, संगठन की नीति पर चलोगे, भाई भतीजा से दूर रहोगे तो लंबी रेस के घोड़े हो। और जो शर्मा जी ने कहा, नहीं तो हमने गोपाल भार्गव को देखा है, हमने सेजवार जी को देखा, गौरी शंकर सेजवार को हमने, और तमाम सारे जो मलैया जी को देखा है, जयंत मलैया को देखा है, जिन्होंने पुत्र मोह के चक्कर में पुत्र भी नेपथ्य में चले गए हैं और एक तरह से वो भी कहीं साइड लाइन हुए पड़े हैं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की बात छोड़ दी जाए तो बीजेपी में तो स्पष्ट है, बीजेपी तो पहले ही कह रही परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन यदा कदा वो भी देती रही। गोपाल भार्गव ने पुत्र के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी,
जयंत मलैया ने छोड़ने की कोशिश की, सेजवार जी ने छोड़ दी, उन्हें टिकट लगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक कदम पीछे हटाया, उनके बेटे को एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि फिर वापस उनको आना पड़ा। तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी हम बात करें तो वहां तो स्पष्ट नीति है। क्या नंदू भैया के बेटे को टिकट मिला क्या? और ऐसे तमाम, क्या प्रभात झा जी के बेटे को टिकट मिलेगा क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं। क्या शिवराज जी पीछे कदम हटाएंगे क्या? देखिए, नेता कुछ पीछे कदम हटा लेते हैं, उसके पीछे संगठन का भी हाथ होता है। बाबूलाल गौर साहब ने पीछे कदम हटाए थे क्या? तो आप देखिए, परिस्थितियां अलग है। परिस्थितियां कैसे होती हैं कि परिस्थितियों के आप 75+ को आप रिटायर कर देते हो, लेकिन उसी 75+ को आप फिर ले आते हो। तो ये परिस्थिति के अनुसार होता है। अब बीजेपी में आगे परिस्थितियां क्या होंगी, उनको लगेगा कि मलैया जी का लड़का ही जीत सकता है, हम उसे तो वो उसको टिकट दे देंगे। नहीं तो जालम सिंह घर बैठे हुए हैं, प्रहलाद पटेल मैदान में है, यदि उनको लगेगा कि दोनों को टिकट देंगे, 2 सीटें आ रही हैं, तो आप देखिए उतार देंगे। तो ये तो उस समय की रणनीति के हिसाब से, माहौल के हिसाब से किस तरह से वो है बीजेपी निर्णय लेगी। लेकिन फिर भी वहां पे उतना परिवारवाद के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम ऐसा है कि सबके नेताओं के पुत्रों को ही उतार दिया जाए। कांग्रेस में परिस्थितियां दूर हैं। कांग्रेस में आप देखिए, परिवारवाद से कोई बैर नहीं है। नेता निश्चित तौर पर, जो शर्मा जी कह रहे हैं कि 2 कदम पीछे हटा सकते हैं, तो हमने देखा है दिग्विजय सिंह ने 2 कदम पीछे हटाए, बेटे को आगे किया, नकुल नाथ को आगे किया गया, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। भाई आरोप यही लगे ना कि बेटे के लिए भाई की बलि हो गई एक तरफ से, कि बेटा पहली बार में कैबिनेट मंत्री और भाई को कुछ नहीं मिला। लंबी दूरी के घोड़ा होता है तो उसको क्या करना चाहिए? यदि आप भाई को आप एक बार कैबिनेट मंत्री बना देते तो वो तो अब वैसे ही बुढ़ापे के दौर में है, बेटा एक बार कैबिनेट मंत्री बन जाएगा, आगे और उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो संभावनाएं देखी जाती है ना, किसकी ज्यादा प्रबल है। तो आपने उस संभावना के आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि जयवर्धन सिंह को, और उसके कारण देखिए आप बहुत तमाम युवा नेताओं को मौका मिल गया, सब युवा एक टीम हो गई थी पूरी। तो कांग्रेस में अभी जो संगठन सृजन का काम चल रहा है वो उसी दौर से गुजर रहा है कि कांग्रेस भी अपने वरिष्ठ नेताओं को एकदम किनारे नहीं करेगी, चाहे वो वहां गहलोत की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। लेकिन अब वो सीख गई है बीजेपी से, मुझे ऐसा लगता है वो एक नई पीढ़ी को आगे ला रही है, पुराने लोगों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन जिस तरह से पहले निर्णय होते थे कि जो दिग्गजों ने कह दिया वही सर्वोपरि है, तो वो निर्णय नहीं हो रहे हैं। कमलनाथ जी ने अपने क्षेत्र में टीम बना ली, आला कमान ने वो टीम को पूरी बर्खास्त कर दी। आप देखिए, जिला छिंदवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यदि दिग्विजय सिंह की इतनी चल रही होती तो दिग्विजय सिंह जो चाहते वो निर्णय करा लेते। हाल ही में उन्होंने खुद ही कहा है जीतू पटवारी उनके बेटे को तो एक जिले का अध्यक्ष बना के समेट दिया गया ना, कि ग्वालियर चंबल के नेता बनने का जो ख्वाब था, दिल्ली तय कर रही है वो सीख गई है बीजेपी से। जो कर्नाटक में उन्होंने फार्मूला अपनाया वो धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो निर्णय ऐसा लागू कर रहे हैं या ऐसी एक नई टीम खड़ी करना चाहते हैं जो कांग्रेस में निष्ठा रखती हो या जो राहुल गांधी के करीबी हो। तो नई जनरेशन भी तैयार हो रही है, उसका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। आज की परिस्थिति में विरोध कैसे कर पाएंगे? और रही बात जो शर्मा जी कह रहे थे और आप कह रहे थे कि 2-4-10 तो टिकट मिलेंगे, क्या जीतू पटवारी के समर्थक हैं पूरे मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। भाई टिकट तो आप उन्हीं को दोगे ना, जीत की संभावना होगी। पार्टी हारने के लिए टिकट तो देती नहीं है, तो वो ना कहीं ना दिग्विजय सिंह के आदमी होंगे या कमलनाथ के आदमी होंगे उनके क्षेत्र में। दिग्विजय सिंह के पूरे मध्य प्रदेश में है, तो क्या जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको आप दरकिनार कर दोगे? क्या वो दिग्विजय सिंह के आदमी है? तो आपको टिकट तो देना ही पड़ेंगे, उन्हीं के लोगों को टिकट मिलेंगे। लेकिन ये संभावना रहेगी, जिस तरह से संगठन सृजन चल रहा है, कि नीचे से पूछा जाएगा कि भाई आप किसको दो। पहले जो एक क्षेत्र बांट दिया जाता है, दिग्विजय सिंह अपने इलाके में जैसे चाहे टिकट दे दें, कमलनाथ जैसे टिकट दे दें, वो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में नहीं होने वाला। सर्वे रिपोर्ट होगी, दिल्ली भी देखेगी, नाम किसी के भी हो सकते हैं, वो व्यक्ति किसी का भी हो सकता है, वो कमलनाथ जी का भी होता है, वो दिग्विजय सिंह का भी हो सकता है, वो जीतू पटवारी का भी हो सकता है। उस आधार पर मोहर लगेगी। और एक चिंता बस ये करना होगी कांग्रेस को कि जीतने के बाद कभी ऐसी परिस्थिति बने तो वो जीतू का, उमंग का, पटवारी का, इनका उनका आदमी की जगह वो कांग्रेस का आदमी बना रहे, तभी कांग्रेस का भला होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव सिर्फ संसद में पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि आने वाले सालों की सियासी दिशा तय करने का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उसके लिए संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं का मूल्य सबसे ऊपर है, और तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के समीकरणों को भी साधने का काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के रूप में एक बड़ा महिला और ब्राह्मण कार्ड खेलकर अपनी खोई हुई जमीन को वापस करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या दिल्ली से तय होने वाले फैसले जमीन पर कार्यकर्ताओं के दिलों को जीत पाएंगे, और क्या कांग्रेस अपने भीतर सुलग रहे असंतोष की आग को बुझा पाएगी, या फिर यह फैसला पार्टी के भीतर एक नई रार की वजह बनेगा। चुनावी गणित और आंकड़े अपनी जगह, लेकिन जनता की नज़र इस बात पर है कि बंद कमरों में बुनी गई ये रणनीतियाँ मध्य प्रदेश के विकास और भविष्य की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाती है। आज अटेंशन में जनता ही
आप टेंशन में अब इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।